मोहनदास करमचंद गांधी ने 12 मार्च 1930 को सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक का कानून तोड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण गांधी जी इसके खिलाफ थे। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो अमीर से लेकर गरीब के उपयोग में आता है। उस समय गरीब लोगों को कर के कारण अधिक नुकसान हुआ करता था, इसलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि अब वे नमक के ऊपर का कानून तोड़ेंगे। महात्मा गांधी और उनके साथ 78 अनुयायियों ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से तट तक 390 किलोमीटर तक चलकर नमक कानून को तोड़ा था। यह सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यात्रा के दौरान दिन पर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 5 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी पहुंचे तब हजारों लोगों की भीड़ में मुख्य बन चुके थे। सभी लोगों ने साथ मिलकर दूसरे दिन सुबह के समय समुद्र के तट पर नमक बनाया और नमक का कानून तोड़ा। साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुँचने के लिए उन्हें लगभग 25 दिन लगे। 1930 के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक था। 1929 लाहौर में जब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की तब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगे स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की थी। जब आंदोलन सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से प्रचलित हुआ, यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक का कानून तोड़ना था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य को भोजन के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। ब्रिटिश कानून ने इसके ऊपर कर लगाया तो गरीब लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो। यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। सॉल्ट सत्याग्रह के लिए गांधी जी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक का कानून तोड़ने के लिए सत्याग्रह लड़ा था। साथ देश में अलग अलग राज्य के लोगों ने भी जन समूह बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक कानून का उल्लंघन किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। सॉल्ट सत्याग्रह में लोगों ने अपने हाथों से नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा। भारतीय लोगों ने, सभी देशवासियों ने अपने बच्चों को सरकारी कार्यालयों और नीतियों का जमकर बहिष्कार किया था। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस जाना छुड़वा दिया था। बहुत सारे माता पिता ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना बंद कर दिया था। यह सभी लोग ब्रिटिश सरकार को यह बताना चाहते थे कि हम भारतीयों में कितनी एकता है। उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि उनकी सरकार ज्यादा समय तक भारत पर नहीं चलेगी। यह आंदोलन में सभी देश के नागरिकों ने ब्रिटिश सरकार और शासकों की किसी भी प्रकार की टैक्स भरने से मना कर दिया था। ब्रिटिश सरकार की भी नीतियों का उल्लंघन किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने विदेशी शराब और उनके नशीले पदार्थ का विरोध किया था। गांधी जी के साथ पूरे देश भर के भारतीय लोगों ने विदेशी वस्तु साथ ही कपड़ों का बहिष्कार किया था। सभी लोगों ने मिलकर विदेशी वस्तुओं का जलाकर नष्ट कर दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के मुख्य कारण 1929 के साल में जब जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से अपने स्वराज की प्रस्तावना रखी, तभी उन्होंने अस्वीकार कर लिया था। तभी अपने पूर्ण स्वराज के लिए और ब्रिटिश लोगों के लिए लड़ने के लिए महात्मा गांधी के पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अलावा कोई भी उपाय नहीं था। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की एकता का एहसास दिलाना चाहते। गांधी जी ने और बाकी सब ने मिलकर शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेजी सरकार के बनाए गए कानून को तोड़ा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर बहुत ही भारी पड़ा था। यह आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की शक्ति का एकता का एहसास करवाया था। भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया गया था उसमें निमंत्रण मिलना, परंतु इस सम्मेलन में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देश का एक सबसे बड़ा आंदोलन था जिसके अंदर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आंदोलन भारतीय जनता पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। यह आंदोलन में बड़े स्तर पर लोग भागीदार बने थे। इसी कारण से अंग्रेजी ब्रिटिश की सरकार कमजोर पड़ गई, परंतु इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के जनसमूह ने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, साथ ही उनकी दिशा भी सही नहीं थी, जिसके चलते धीरे धीरे आंदोलन खत्म होने लगा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के कारण व्यापारी वर्ग और मुस्लिम समुदाय धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रिया साइमन कमीशन द्वारा सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। सम्मेलन में भारतीय राजकुमारों, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और कुछ अन्य लोगों ने भाग लिया। हालांकि इसका कुछ पता नहीं चला। अंग्रेजों ने महसूस किया कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना कोई वास्तविक संवैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। वो
वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को दूसरे गोलमेज कांग्रेस में शामिल होने के लिए मनाने के प्रयास किए। गांधी और इरविन एक समझौते पर पहुंचे जिसमें सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई जिनके खिलाफ हिंसा का कोई आरोप नहीं था और बदले में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर देगी। 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज कांग्रेस में भाग लेगी। गांधी ने सितंबर 1931 में मिले सत्र का प्रतिनिधित्व किया। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। देश के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर राष्ट्रवादी आंदोलन की नीति निर्धारित करने के अलावा इसने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाए और धर्म के बावजूद लोगों के लिए और उद्योगों के लिए राष्ट्रीयकरण के पक्षधर थे। सत्र में भारतीय राजकुमारों, हिंदू, मुस्लिम और सिख सांप्रदायिक नेताओं की भागीदारी के साथ मुलाकात। हालांकि उनकी भागीदारी का एकमात्र कारण उनके निहित स्वार्थों को बढ़ावा देना था। उनमें से किसी की भी भारत की स्वतंत्रता में रुचि नहीं थी। इसके कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया और कोई समझौता नहीं हो सका। सरकार दमन तेज हो गया और गांधी और कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर लगभग 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1939 आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा बुलाई जाए और यह कि केवल ऐसी सभा ही भारत के लिए संविधान तैयार कर सकती है। भले ही कांग्रेस सफल नहीं हुई लेकिन इसने लोगों के विशाल वर्ग को जन संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए कट्टरपंथी उद्देश्यों को भी अपनाया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर श्रमिक मजदूर वर्ग को छोड़कर एक बड़ा सा आंदोलन शुरू किया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। साथ ही देखने में आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आंदोलन की शुरुआत तो कर दी गई परंतु उनके पास किसी भी प्रकार के दिशा देने वाले और सामाजिक काम करने वाली योजना नहीं थी। इसी कारण की वजह से आंदोलन के धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर मुस्लिम समुदाय बहुत ही कम मात्रा में जुड़े थे। इस मूवमेंट की शुरुआत में सरकार स्कूल और काम पर जाने वाले लोगों को मना कर दिया था, परंतु धीरे धीरे इसके अंदर भी कमी आती जा रही। फिर धीरे धीरे इस आंदोलन के अंदर व्यापारी वर्ग भी पीछे हटते जा रहे थे जिसके कारण से आंदोलन ठंडा पड़ गया था और कमियां दिखने लगी थी। आंदोलन 2 चरणों में चला था। पहला चरण 10 महीने तक चला था जो लोगों के इन समूह के आक्रोश के लिए जाना जाता है। 1930 के साल में महात्मा गांधी और उनके साथियों को वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने गोलमेज सम्मेलन में बुलाया था, परंतु वह लोग सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। 1931 फरवरी के महीने में फिर वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक मीटिंग रखी थी। इस समय भगत सिंह के साथ अन्य क्रांतिकारी जेल में थे। उस समय उन्हें फांसी होने वाली थी। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान कुछ बातों पर समझौता किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। 5 मार्च 1931 को औपचारिक रूप से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अंत माना जाता है। तो ये थी कहानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।